मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा सेकेंड ईयर के लिए ज्ञान और पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका अर्थ शिक्षा के बदलते परिदृश्य में अध्ययन विषय क्षेत्र के विकास के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन शब्दावलियों की व्याख्या में बदलाव आया है। अतः अध्यापक, चिंतक एवं शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षा के साधन के रूप में अनुशासन को समझने के स्थान पर इसे नवीन परिस्थितियों एवं विकास की दृष्टि से विषय क्षेत्रों के रूप में, विषय अध्ययन के क्षेत्र के रूप में समझने की जरूरत है। इस प्रकार अनुशासन मात्र चेतना पर आधारित नहीं है। इसका क्षेत्र समाज, देश व संपूर्ण विश्व के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं व आधारों से है, जिसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयामों के साथ साथ विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा अध्ययन के क्षेत्रों के साथ है। सर्वप्रथम हम अनुशासन के विषय में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात अनुशासन के अध्ययन क्षेत्र के पक्ष विपक्ष के विषय में करेंगे। शाब्दिक रूप से अनुशासन के लिए अंग्रेजी भाषा में डिसिप्लिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा यह शब्द डिसिप्लिन से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है शिष्य। शिष्य प्राचीन काल से गुरु के द्वारा निर्धारित नियम कानूनों तथा परंपराओं का श्रद्धापूर्वक अनुपालन करता था और उसके उपदेशों को स्वीकार कर नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। यही अनुशासन है। उस समय के छात्र के जीवन में जो आदेशित व्यवहार परिलक्षित होते थे, वही अनुशासन है। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा अनुशासन के इन परंपरागत तथा शाब्दिक व्युत्पत्ति के अर्थ को नहीं मानती है। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय कक्षा में बिना आवाज किए विद्यालय में शांत तथा अध्यापन आदि से नम्रतापूर्वक व्यवहार करने में नहीं है, वरन ऐसे आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार से है जो छात्रों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास में सहायक होता है। अनुशासन का सामान्यतः अर्थ ये लिया जाता है कि बालक अपने विद्यालय के नियमों का पालन करे। प्राचीन काल में अनुशासन को डंडे भय के द्वारा कठोर रूप से रखा जाता था, अर्थात उस समय निरंकुश और दमनात्मक अनुशासन था। लेकिन अनुशासन की आधुनिक अवधारणा बिल्कुल बदल गई। आधुनिक जनतंत्रात्मक युग में शिक्षा का केंद्र शिक्षक के स्थान पर बालक हो गया है। बालक को अधिक महत्व दिए जाने के कारण ही अनुशासन के अर्थ स्वरूप में अंतर आया है। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा ये मानी जाती है कि विद्यार्थियों को आत्मानुशासन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रभावित किया जाए। विद्यालय वातावरण और शिक्षक का आचरण ऐसा हो जिससे कि विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त हो और वह अपने आप नियमों का पालन करे। इसलिए यह कहा जाता है कि अनुशासन सिखाया नहीं जाता, बल्कि स्वतः ग्रहण किया जाता है। अब आता है
अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रवृत्ति। इस प्रकृति को निम्न बिंदुओं से हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है दमनात्मक अनुशासन। इस प्रकार के अनुशासन में बालक की अंतर्निहित शक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता और छात्रों को पूर्ण नियंत्रण में रखकर आज्ञा पालन सिखाया जाता है। इसमें कठोर दंड विधान द्वारा अनुशासन की स्थापना की जाती है। इस तरह का अनुशासन साम्यवाद देशों में निरंकुश शासन प्रणालियों एवं अंग्रेजी शासन काल में था। अब नंबर 2 है मुख्यात्मक अनुशासन। इस प्रकार के अनुशासन के प्रवर्तक प्रकृतिवादी थे। उनका मत था कि बालक स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और उसे स्वतंत्र रहने दो और खुला छोड़ दो। यह अनुभव व अभ्यास के द्वारा स्वयं सीख लेगा तथा अनुभव के द्वारा स्वयं अनुशासित रहना सीख लेगा। नंबर 3 है प्रभावात्मक अनुशासन। इस विचारधारा के प्रवर्तक आदर्श विद्वानों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षक और छात्र 2 प्रमुख सदस्य होते हैं। शिक्षक का छात्र पर और छात्र का शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को अपना व्यवहार इस प्रकार बनाना चाहिए कि छात्र स्वयं उसे देखकर अनुशासित हो सके। प्रभावात्मक अनुशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति का एकमात्र साधन माना जाता है। अब आता है चौथा इसका अनुकरणात्मक। यह अनुशासन अनुकरण पर आधारित होता है। अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। अनुकरण सीखने के माध्यम में एक उपयोगी साधन है। अनुकरण के माध्यम से बालक अच्छे बुरे के विषय में अंतर कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक के छात्रों को अनुशासित करने के लिए पहले स्वयं को अनुशासित करना आवश्यक है, तभी वह छात्रों में अनुशासन का गुण पैदा कर सकता है, अन्यथा नहीं। अतः विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने तथा उनकी कार्यप्रणाली को ठीक तरह से संचालित करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार श्रेष्ठ व उत्तम रखना चाहिए। अब आता ये तथ्य अनुशासन के प्रगति के बिंदु। अब आएगा अनुशासन के सिद्धांत। इसके बारे में बता रहा हूँ। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन छात्रों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, वरन उनके व्यवहारों तथा आचार विचारों में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार अनुशासन स्थापना के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। पहला है स्वप्रेरित अनुशासन। अनुशासन छात्रों के ऊपर अधिकारियों तथा शिक्षकों द्वारा थोपा न जाए, वरन छात्रों को स्वयं ही अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी जाए, जिससे वे अनुशासन स्थापना में बाधक बनने के स्थान पर सहायक बन सकें। अब आता है नंबर 2 इसका प्रजातांत्रिक अनुशासन। अनुशासन स्थापना में छात्रों का यथासंभव सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अनुशासन प्रेम, सहानुभूति तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन ऐसा हो जो छात्रों को प्रेरणा प्रदान करे। अनुशासन में भय को स्थान प्राप्त नहीं होना चाहिए। बालक की दुष्ट प्रवृत्तियों का निराकरण दंड से नहीं
वरन प्रेम तथा सहानुभूति से करना चाहिए। अब आता है तीसरा इसका उदाहरण आधारित। स्थायी तथा सच्चे अनुशासन कोरे उपदेशों से स्थापित नहीं हो सकता। अधिकांश बालक अनुकरण से सीखता है, अतः शिक्षकों को आदर्श अनुशासन का उदाहरण अपने दैनिक जीवन में प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार अनुशासित होना चाहिए। नंबर 4 है व्यापक अनुशासन। बालकों को मात्र कक्षा में ही अनुशासित रहने की भावना का विकास नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुशासित रहना सीखना चाहिए। उन्हें अनुशासित जीवन व्यतीत करना आना चाहिए। वास्तव में अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र शोरगुल न करें, अनुशासन में रहे, यही सच्चा अनुशासन है। अब आता है 5वां सकारात्मक। सकारात्मक अनुशासन। अनुशासन सकारात्मक होना चाहिए। अनुशासन तभी स्थायी तथा प्रभावोत्पादक रह सकता है जब आत्मानुशासन का विकास करे। अनुशासन के द्वारा बालक की सृजनात्मक शक्तियों का विकास होना आवश्यक है। बस इतना ही कहूँगा। कल का जो हमारा और वो रहेगा जब बताएंगे कल।